जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आइए दोस्तों, हमारे एक्सप्रेस सीरीज के अंतर्गत जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट संख्या आज हमारी 6 है दोस्तों, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जितने लोग दोस्तों जुड़ चुके हैं, सभी लोग दोस्तों क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों जितने लोग चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल थॉट दोस्तों देखते हैं। आज की मोटिवेशनल थॉट क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, लिखा है उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। दोस्तों जब खुद पर भरोसा हो दोस्तों तो हाथों की लकीरों से नहीं डरना चाहिए। आइए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और प्रश्न नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है पहले और चौथे जैन तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था। दोस्तों गया था, वाराणसी था, अयोध्या था या द्वारिका था। दोस्तों जो हमारे पहले और चौथे जैन तीर्थंकर थे दोस्तों, पहले हमारे कौन थे दोस्तों, तो पहले हमारे थे कौन, पहले हमारे तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और चौथे तीर्थंकर जो नाम है उनका नाम था अभिनंदन नाथ। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों, तो इनका जन्म स्थान जो था वो था अयोध्या। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों लोगों का जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों, पहले और चौथे तीर्थंकर का जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों, तो वो था अयोध्या में। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों देखिए पहले और चौथे जैन तीर्थंकर की जन्मभूमि अयोध्या है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। दोस्तों कौन था दोस्तों प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थंकर जो थे वो थे अजितनाथ, जिनका जन्म स्थान अयोध्या था दोस्तों। और दोस्तों तीसरे तीर्थंकर जो संभवनाथ थे, इनका जन्म स्थान श्रावस्ती था दोस्तों। और जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर जो थे वो थे अभिनंदन नाथ, जिनका जन्म स्थान अयोध्या था। दोस्तों का प्रश्न में पूछा था पहले और चौथे, तो पहले का भी जन्म स्थान अयोध्या और चौथे का भी जन्म स्थान अयोध्या था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानम प्रिय या प्रियदर्शी भी था। दोस्तों तो कौन है दोस्तों, तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो दोस्तों वह व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो वह व्यक्ति था जिसका नाम देवानम प्रिय या प्रियदर्शी भी था। तो वो थे हमारे कौन था दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन था, मौर्य सम्राट अशोक जो थे उनका नाम देवानम प्रिय या प्रियदर्शी भी था। दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानम प्रिय एवं प्रियदर्शी भी था। देवानम प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय दोस्तों, और यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया करता है। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तंत्रिका कोशिका है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कौन सी, तंत्रिका कोशिका। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो है
इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। किसको? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है दोस्तों। यह सूक्ष्म संरचना के 3 प्रमुख भाग अर्थात कोशिका, काय, पार्श्व तंत्र और तंत्रिकाक्ष है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों कह रहा है, भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों जो हमारी महानदी है, ऑप्शन नंबर 2 जो महानदी है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए महानदी जो है, महानदी पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह लगभग 1,32,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। महानदी को हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ से पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, पूछ ले अगर हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो वो महानदी पर है। और दोस्तों नदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर, जो महानदी है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों जो प्रश्न था उसका उत्तर हो जाएगा महानदी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ब्राज़ील, अजरबैजान, डेनमार्क या पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अजरबैजान। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कह रहा है COP28 में पार्टियां 11-12 नवंबर 2024 तक अजरबैजान को COP29 के मेज़बान के रूप में और ब्राज़ील को 10-21 नवंबर 2025 तक COP30 के मेज़बान के रूप में सहमत हुई हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको COP28, COP29 और COP30 भी पता चल गया कौन सा देश करेगा दोस्तों। तो जो ब्राज़ील है दोस्तों ये COP30 की मेज़बानी करेगा और जो हमारा अजरबैजान है दोस्तों ये COP29 की मेज़बानी करेगा 2024 में। और COP30 जो है वो 2025 में 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा दोस्तों, जिसकी मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। और COP29 जो है वो 10 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चलेगा, इसकी मेज़बानी अजरबैजान करेगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? ऑप्शन है 376, 395, 386 या 440। तो दोस्तों मूल संविधान में जो है हमारे कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो वो थे 395। मूल संविधान जब बना था दोस्तों तब हमारे में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। आइए जान लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था दोस्तों। कब दोस्तों? इसको संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया तो गया था, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था हमारा संविधान। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद दोस्तों कितने, वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 448 अनुच्छेद है ये हो जाएगा हमारा 470 अनुच्छेद दोस्तों कितने, वर्तमान समय में संविधान में 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और ये जो है 25 भागों में विभाजित है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, बिना बुझा चूना। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिना बुझा चूना जो है दोस्तों ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया। ऑप्शन है हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है। किसमें, हिंद स्वराज पुस्तक में दोस्तों, हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी ने एक बैठक में हिंद स्वराज लिखा। स्वशासन के लिए एक घोषणा पत्र जो विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आबादी को गुलाम बनाने में रेलवे की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण थी दोस्तों। कौन सी पुस्तक, हिंद स्वराज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार हैं दोस्तों वो कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार के विचार हैं दोस्तों वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार के विचार को लिया गया है। आइए देखते हैं संविधान के लेखकों ने इसके कई, दोस्तों देख लीजिए, संविधान के लेखकों ने इसके कई पहलुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संविधानों से प्रेरणा ली है। दोस्तों यहाँ पे अपने संविधान, जो भारत का संविधान है दोस्तों, यहाँ पे कई देशों के संविधानों से कुछ न कुछ दोस्तों लिया गया है। अमेरिकी संविधान ने भारत के मौलिक अधिकार के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उस विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए प्रश्न नंबर 10 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों, ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों देखिए कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 85.6%, 80.9%, 64.6% या 74.07%, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 74.04% थी 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर दोस्तों। देखिए दोस्तों 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष साक्षरता दर जो पूछे आपसे तो वो है 82.14% और महिला साक्षरता दर पूछे तो 65.46% थी दोस्तों। और कुल
दर पूछे साक्षरता दर, तो वो हमारी 74.04% थी दोस्तों। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है। दोस्तों इस प्रश्न में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो एक केरल राज्य था दोस्तों, वहाँ पे साक्षरता दर जो थी, केरल राज्य की अगर पूछे 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर क्या थी, तो केरल राज्य की साक्षरता दर थी 94% दोस्तों। कितनी थी? 94% दोस्तों वहाँ की साक्षरता दर थी दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है। जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है दोस्तों। ये युग्म आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। लिवर फ्लूक, निमेटोडा, साइकन फॉरीफोरा, पारीफेरा, झींगे, आर्थ्रोपोडा, स्टाइरिस, इकाइनोड मेटा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लिवर फ्लूक निमोटोडा जो है वो गलत है। लिवर फ्लूक निमोटोडा जो है ये गलत है दोस्तों। आइए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, दिसंबर 2023 तक CISF महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों 13 दिसंबर 2023 तक CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। अनीश दयाल सिंह को, रोहित कुमार सिंह को, नीना सिंह को, महेंद्र सिंह मनराल को दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीना सिंह। 2023 में दोस्तों 13 दिसंबर 2023 तक जो CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था वो थी हमारी कौन सी, नीना सिंह दोस्तों। कौन था? नीना सिंह दोस्तों। आइए नीना सिंह के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नीना सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, जिससे वह इस विशिष्ट बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई थी। वह 2021 में CISF में काम कर रही हैं और ADG, स्पेशल DG और प्रभावी DG जैसे पदों पर रह चुकी हैं। नीना सिंह की नियुक्ति उनकी 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्ति तक प्रभावी रही दोस्तों। इनकी नियुक्ति जो थी महानिदेशक के रूप में 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रही थी दोस्तों। ये सेवानिवृत्त हुई है कब? 31 जुलाई 2024 को। अनीश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। जो अनीश दयाल जी हैं दोस्तों, ये CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। दोनों ऑप्शन में आपके अनीश दयाल सिंह जी थे जो CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछ ले वर्तमान CISF के महानिदेशक कौन है इनके बाद दोस्तों, तो थे कौन से, राजविंदर सिंह भट्टी। कौन दोस्तों? राजविंदर सिंह भट्टी जो है दोस्तों, राजविंदर सिंह भट्टी जो है वो वर्तमान CISF के महानिदेशक हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों क्या कह रहा है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है दोस्तों। स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल संविधान, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है वो है एकल संविधान दोस्तों। क्या? एकल संविधान जो है वो गैर संघीय विशेषता है भारतीय संविधान के। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 1993 में, 1979 में या 2005 में। तो दोस्तों गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 2005 में। कब की गई थी दोस्तों? 2005 में की गई थी तेंदुलकर समिति की
नियुक्ति दोस्तों। आइए देखिए, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने और गरीबी रेखा के मापने की पद्धति की फिर से जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी। कब? 2005 में। समिति की अध्यक्षता अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर ने की थी, इसीलिए इसका नाम तेंदुलकर समिति पड़ा था दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? ऑप्शन है सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, स्ट्रासियम। तो दोस्तों जो लाल रंग दिखाई देता है पटाखा फूटने पर, वो दिखाई देता है स्ट्रासियम के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्ट्रासियम जो है कार्बोनेट लाल रंग प्रदान करता है, कैल्शियम क्लोराइड नारंगी रंग प्रदान करता है और कॉपर क्लोराइड नीला रंग प्रदान करता है। पटाखों में बारूद के समान ईंधन चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है दोस्तों, और जो लाल रंग जो प्रदान करता है वो स्ट्रासियम कार्बोनेट करता है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शायद लगभग सबको पता होगा दोस्तों। अगर पता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। नागालैंड की आओ जो जनजाति है दोस्तों, आओ जनजाति का एक विशेष त्यौहार जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है, त्यौहार का नाम क्या है? हार्नबिल महोत्सव, मौसू महोत्सव, मिमकुट महोत्सव, आओ लांग महोत्सव। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जितनों लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 दिया है दोस्तों, मौत्सु महोत्सव दोस्तों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 मौत्सु महोत्सव जो है दोस्तों, वो नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्यौहार है दोस्तों। नागालैंड की आओ जनजाति जो है का एक विशेष त्यौहार है जिसे मौत्सु महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है दोस्तों। जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े खुले स्थान पर आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं दोस्तों। कौन सी? नागालैंड की कौन सी मौत्सु महोत्सव कौन सी जनजाति बनाती है दोस्तों? तो वो है आओ जनजाति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? ताम्र, निकेल, टिन, जिंक। दोस्तों किससे? संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर कौन से पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जिंक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों संक्षारण और जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो थी दोस्तों 1800 ईस्वी में, वो की गई थी कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली द्वारा लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सिविल सेवकों की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। कॉलेज का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। किसके? इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। कॉलेज का नाम दोस्तों क्या नाम था? फोर्ट विलियम दोस्तों। कोलकाता को फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए स्थान के रूप में चुना गया था क्योंकि यह ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक केंद्र था। क्या?
दोस्तों फोर्ट विलियम जो था दोस्तों कोलकाता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 हमारा कह रहा है मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। मलाशय में, छोटी आंत में, गरस्किया में या मुख गुहा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख गुहा दोस्तों। मुख गुहा जो है वो मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है, तो वो है मुख गुहा में दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य भोजन को पचाने के लिए मुख गुहा में ले जाता है। मुख गुहा में कई दांत और एक मांसल जीभ होती है। मुख गुहा का सबसे ऊपरी भाग तालू कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है। कौन सी पुस्तक? इन आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है दोस्तों। किसने? हरवंश राय बच्चन ने, रस्किन बॉन्ड ने, आर के लक्ष्मण ने या आर के नारायण ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी जो थे उन्होंने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी लिखी है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स इन ऑटोबायोग्राफी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन एक भारतीय कवि और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हिंदी साहित्य के नई कविता साहित्यिक आंदोलन रोमांटिक उत्थान के लिए लेखक थे दोस्तों। वे हिंदी कवि सम्मेलन के कवि थे। क्या थे? हिंदी कवि सम्मेलन के कवि थे दोस्तों। वह अपने शुरुआती दौर में लिखी गई पुस्तक मधुशाला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों कह रहा है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय ब्याज भुगतान दोस्तों क्या ऑप्शन है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। किस पे दोस्तों? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 देखिए कह रहा है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट में निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया गया था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था। मगध, पाटलिपुत्र, ग्वालियर, कन्नौज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो कन्नौज है दोस्तों उस पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया गया था। आइए जान लेते हैं। मध्यकालीन भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट 3 प्रमुख राजवंश थे। ये राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए कई युद्धों में शामिल थे, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नगर था। उस समय कन्नौज को उत्तरी भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी माना जाता था। किसको? कन्नौज को दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि कितनी है। 26.2 लाख करोड़ रुपए, 27.02 लाख करोड़ रुपए, 28.02 लाख करोड़ रुपए और 29.02 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों जो अनुमानित राशि है 2024-25 में कर प्राप्तियों की जो अनुमानित राशि है वो है हमारी 26.2
0.02 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 25 दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 पहुंच गए हम लोग, और जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग क्लास को लाइक तो कर दें कम से कम दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 25 कह रहा है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। रायचूर की लड़ाई, हल्दी घाटी के युद्ध में, तालीकोटा की लड़ाई में, या आरकोटा की लड़ाई में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तालीकोटा की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर 3 जो है तालीकोटा की लड़ाई में दोस्तों। तालीकोटा की लड़ाई में दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? आइए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 में लड़ी गई थी दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के मध्य लड़ी गई थी। एक जल विभाजक लड़ाई थी दोस्तों। कौन सी? तालीकोटा लड़ाई जो थी ये जल विभाजक लड़ाई थी। इसका अंत विजयनगर की पराजय के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप यह कमजोर हो गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। 6वें स्थान पर है, 7वें, 8वें, 9वें। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 7वां दोस्तों। कितना? 7वें स्थान पर दोस्तों भारत है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 27 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 प्रश्न नंबर 27 कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं, तृतीय, चौथी, छठी। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था दोस्तों वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा था गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। पंजाब की जसप्रीत कौर ने, गुजरात की सपना शाह ने, महाराष्ट्र की सोनम पाटिल ने, या उत्तर प्रदेश की नेहल गुप्ता ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब की जसप्रीत कौर ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसप्रीत कौर ने दोस्तों पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। लिखा है जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में 85 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ग्वालियर में, लखनऊ में, झांसी में, आगरा में। तो दोस्तों इनका जन्म जो था दोस्तों वो हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था दोस्तों इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान जो थे, उस्ताद अमजद अली खान बंगस का जन्म जो था दोस्तों वो 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। ये एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एखारा तान के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? एखारा तान के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? उस्ताद अमजद अली खान दोस्तों। इनका जन्म एक शास्त्रीय संगीत परिवार में हुआ था और इन्होंने 1960 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया था। इन्हें 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में दोस्तों। ये आप लोग नोट करिएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है नकद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। गुणात्मक, मात्रात्मक।
तो इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन है केवल दूसरा, केवल पहला, ना तो एक ना तो दूसरा, एक और दो दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा। मात्रात्मक जो है दोस्तों वो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। क्या? मात्रात्मक दोस्तों। आइए, मात्रात्मक उपकरण है दोस्तों। नगर आरक्षित अनुपात जो है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक मात्रात्मक उपकरण है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डैश था, खाली स्थान भरना था दोस्तों। तो मात्रात्मक उपकरण है कौन सा? नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 31 हमारा कह रहा है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया था? डीआरडीओ ने, अंतरिक्ष ने, एचएएल ने या इसरो ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसरो ने दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन इसरो ने विकसित किया था दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 32 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? मिनांडर, डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, यूक्रेटाइडस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 33 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के तहत आता है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोस्तों या गृह मंत्रालय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामले। आवास और शहरी मामले जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अमृत मिशन का शुभारंभ किया था। AMRUT मिशन का शुभारंभ किया था दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? किलोबाइट में 1 KB में दोस्तों कितने बाइट होते हैं दोस्तों? 1 KB दोस्तों, 1 KB में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? तो 1 KB में जो बाइट होते हैं दोस्तों वो होते हैं 1024 दोस्तों। 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। कितना? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोधी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इल्तुतमिश थे दोस्तों उन्होंने दोस्तों चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों, जान लेते हैं दोस्तों। देखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाए थे दोस्तों। किसने? इल्तुतमिश ने दोस्तों। इल्तुतमिश से पहले के शासकों द्वारा सिक्के चलाए गए थे जिन पर संस्कृत अक्षर और यहाँ तक कि बैल और शिवलिंग भी अंकित थे दोस्तों। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। कौन सा दोस्तों? शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था इल्तुतमिश दोस्तों। आइए आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। और आप लोग हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ दोस्तों, जिससे आपको वीडियो की लिंक पाने में दोस्तों आसानी रहेगी दोस्तों। और सभी प्रकार की जानकारियाँ जो होती हैं दोस्तों भर्ती से रिलेटेड, एग्ज़ाम की डेट वगैरह जो भी है दोस्तों वो सभी उस पर दोस्तों दिन ब दिन आपको अपडेट कर दिया जाता है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।